गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने लास्ट जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, जिसमें हमने लास्ट छोटे छोटे टॉपिक करे थे। कोस्ट सेंटर, कोस्ट यूनिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तक हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है मेन टॉपिक, मैथड्स ऑफ कोस्टिंग। कि जो कोस्टिंग की जाती है उसके भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मेथड्स मीन्स मेथड ऑफ कोस्टिंग वी कैन से टेक्निक्स एंड प्रोसेस एम्प्लॉयड इन एसरटेनमेंट ऑफ कोस्ट। कि कोस्ट निकालने के लिए जो डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट प्रोसेस यूज़ किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कोस्टिंग। तो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। अब बेसिकली अगर बात कीजिए तो दे आर टू टाइप ऑफ मेथड। एक है जॉब कोस्टिंग, जो जॉब इंडस्ट्री के लिए होता है, और एक होता है प्रोसेस कोस्टिंग, जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए होता है ना। आप देखो क्या है ये जॉब कोस्टिंग। सिंपल वे में समझो कि जब आपको कोई छोटा काम दिया जाता है कि जो एक जॉब के कंप्लीट होने के साथ साथ ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट जॉब फिर आ जाती है। जैसे सपोज़ आपने कोई सूट स्टिच कराना है, कोई कपड़ा स्टिच कराना है टेलर से, तो जो टेलर है उसके लिए वो क्या है, एक जॉब वर्क है ना। आप उसके पास जाएंगे, अपना जो है वो नाप देंगे, मेज़रमेंट देंगे, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका सूट स्टिच करेगा और फिर आपको दे देगा। फिर उसके लिए वो एक जॉब होगी, फिर कोई और पर्सन जाएगा, वो अपने रिक्वायरमेंट बताएगा। तो ये तो एक एक आइटम हो गई। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में एक एक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है ना, वहाँ पर ग्रुप की होती है। जैसे सपोज़ ये टेलीविज़न है, तो जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो क्या करती है कि बहुत सारे टीवी एक तरीके के, जैसे सपोज़ ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने हैं, है ना। ऑर्डर दे दिया किसी इंडस्ट्री को कि इस तरह के मुझे 1000 पीस चाहिए एक जैसे। तो ये एक जॉब है, मतलब जिसमें एक ही तरह की आइटम्स इकट्ठी बहुत सारी एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए आपने इंडस्ट्री को ऑर्डर दे दिया। तो उस इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक जॉब, कि वो जॉब कंप्लीट हो जाएगी उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो उसकी कॉस्ट अलग निकालेगा, है ना, उससे अमाउंट भी अलग चार्ज करेगा। इसी तरह से फिर दूसरा कोई कस्टमर आएगा, वो देगा कुछ और टेलीविज़न का या जो भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री को कहा जाता है जॉब इंडस्ट्री, जो जो जॉब कोस्टिंग करती है ना। इसी तरह से अगर हम इसी टेलर की बात करें, जिससे हम कह रहे थे कि आप अपना सूट स्टिच कराने के लिए गए, जो रेडीमेड गारमेंट्स वाले हैं वो क्या करते हैं कि इकट्ठे 100 पीस, इकट्ठे 1000 पीस बनवा लिए। तो जब वो उसी टेलर के पास जाते हैं और वो कहते हैं एक ही साइज़ के, मतलब एक्सेल साइज़ के उनको 1000 पीस चाहिए, डबल एक्सेल के इतने पीस चाहिए, तो ये एक जॉब है ना। सिंगल सिंगल के लिए वो काम नहीं कर रहा, वो एक जॉब है कि फिर वो उसकी कॉस्टिंग बताएगा कि इसकी कॉस्टिंग इस तरह से होगी। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो देखिए जॉब इंडस्ट्री जो एक जॉब के लिए काम करती है, तो वो हर जॉब की कॉस्टिंग अलग करती है, तो उसको हम कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। एक तो ये मेथड होता है। एक सेकंड होता है प्रोसेस कोस्टिंग। ये जहाँ पर प्रोडक्शन चल रहा है और मास प्रोडक्शन चल रहा है, मतलब क्वांटिटी में प्रोडक्शन चल रहा है और कंटिन्यूटी में चल रहा है ना। जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक ही तरह का मतलब ऑयल बनता है और वो कंटिन्यूटी में बनता है कि उसी की जो है वो डिमांड आती रहती है। तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जो जो भी ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके लिए कोई एक स्टेप होगा, बहुत सारे स्टेजेस होंगे। तो प्रोसेस कोस्टिंग वहाँ यूज़ होती है जहाँ पर प्रोडक्शन करने में जो प्रोडक्ट है वो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। जैसे हम बात करें कोकोनट ऑयल की, तो कोकोनट ऑयल का प्रोडक्शन कैसे होगा, सबसे पहले मार्केट से कोकोनट परचेज़ किया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसकी क्रशिंग होगी, उसको तोड़ा जाएगा, है ना। क्रशिंग के बाद उसमें से ऑयल निकाला जाएगा। फिर क्या होगी, उसकी रिफाइनिंग होगी, उसको साफ़ किया जाएगा, है ना। उसके अंदर डस्ट भी होगी। तो इसमें जो प्रोसेस होगी वो एक तरह से 3 प्रोसेस आ जाएंगी। तो इन तीनों प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो अलग अलग जो है वो बनाई जाएगी। कि एक तो आपकी जो क्रशिंग प्रोसेस है वो हो गई, रिफाइनिंग हो गई, फिर फिनिशिंग हो गई। तो इनके लिए कॉस्ट अलग निकाली जाती है, इसको हम कहते हैं प्रोसेस कोस्टिंग। तो कोस्टिंग मेथड्स की अगर बात करें तो बेसिकली ये 2 मेथड है, जॉब कोस्टिंग एंड प्रोसेस कोस्टिंग। बाकी के जो मेथड्स हैं वो इसके पार्ट हैं। देखो सबसे पहले वही जॉब कोस्टिंग दिया हुआ है। अब जॉब कोस्टिंग जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि कोई बैच हो सकता है ना, बैच ऑफ प्रोडक्ट की ग्रुप में आपको दे दिया, कोई सर्विस भी हो सकती है। जैसे जॉब कोस्टिंग में ये जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, सपोज़ आपने कोई नया घर बनवाया, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की फ़िटिंग करा रहे हैं, तो वो उसके लिए एक जॉब है। वो बता देता है कि पूरे घर में इसकी फ़िटिंग करने का इतना खर्चा आएगा। अब देखिए जॉब कोस्टिंग के पार्ट, सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग क्या होती है, जिसमें कि कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, जिसमें लंबा टाइम लगता है। इसमें हर कॉन्ट्रैक्ट एक अलग जॉब माना जाता है और उसकी कॉस्ट अलग निकाली जाती है। जैसे सपोज़ आपने घर बनवाना है ना, कंस्ट्रक्शन करानी है,
तो फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या रोड बनवानी है या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करानी है, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आप टोटल अमाउंट इसको बनाने का इतना देंगे। तो उसके लिए वो जो कोस्टिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग इज़ दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो स्पेशल ऑर्डर आया, कोस्टिंग अंडर विच ईच कॉन्ट्रैक्ट इज़ ट्रीटेड एज कोस्ट यूनिट, कि हर कॉन्ट्रैक्ट अलग कोस्ट यूनिट होता है और कोस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एसर्टेन सेपरेटली। हर कॉन्ट्रैक्ट की कोस्ट अलग निकाली जाती है। उसके बाद देखो सेकंड होता है बैच कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग वही है जिसमें हर बैच को एक अलग कोस्ट यूनिट माना जाता है और ये स्पेसिफिक ऑर्डर होता है ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग एक स्पेसिफिक ऑर्डर है और इसमें जो हर बैच है उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट्स। अब आप कहेंगे इनमें क्या डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग में। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग होता है जो कस्टमर है उसके प्लेस पर जाकर आपको करना पड़ता है कंप्लीट। जैसे आपने घर बनवाना है या आपने इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग मतलब कुछ भी ऐसा काम कराना है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो वो तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग। बैच कोस्टिंग वो होता है कि आपने ऑर्डर दे दिया, जो मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर है वो अपने प्लेस पर ही, अपने प्रोडक्शन के प्लेस पर ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जैसे बताया था टेलीविज़न की आपने मैन्युफैक्चरिंग करानी है, 100 पीस बनवाने हैं, 1000 पीस बनवाने हैं, या टेलर का काम है ना। तो आपने क्या किया, कपड़ा लिया और उसको दे दिया कि इसके इतने पीस बना कर दे, तो वो अपनी जगह पर ही जो भी उसकी लोकेशन है वहाँ पर बैठकर वो बनाएगा। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग और बैच कोस्टिंग में। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है प्रोसेस कोस्टिंग। अभी जैसे बात कर रही थी प्रोसेस कोस्टिंग की, कि प्रोसेस कोस्टिंग में क्या होता है कि जो मास प्रोडक्शन होता है, कि एक साथ बहुत सारी यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें अगर जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो बहुत सारी स्टेजेस से होकर गुजर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसके लिए जो कोस्टिंग यूज़ की जाती है वो क्या कहलाती है, प्रोसेस कोस्टिंग। तो यहाँ पर जितने भी कोस्ट है वो हर स्टेज की अलग निकाली जाएगी। जैसे प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, 3 स्टेजेस से होकर वो गुजर रहा है, तो फिर उन तीनों स्टेजेस की जो कोस्ट है वो अलग निकाली जाती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, ऑपरेशन कोस्टिंग। ऑपरेशन कोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोस्ट निकाली जाती है हर ऑपरेशन की। मतलब अगर कंपनी के अंदर जो काम हो रहा है उसमें कई ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो हर स्टेज की जो कोस्ट है वो अलग निकाली जाती है ना। और ऑपरेशन कोस्टिंग कहाँ यूज़ होती है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कई ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशन से होकर गुजरती है। उसके बाद देखो ये प्रोसेस कोस्टिंग का ही पार्ट है, आपको लगेगा ये भी तो प्रोसेस जैसा ही है, ये प्रोसेस कोस्टिंग का पार्ट है ऑपरेशन कोस्टिंग। उसके बाद देखो बी पार्ट है यूनिट कोस्टिंग, है ना, सिंगल कोस्टिंग या सिंगल आउटपुट कोस्टिंग। अब देखिए यूनिट कोस्टिंग या सिंगल आउटपुट कोस्टिंग क्या है, कि जब कंपनी में एक ही तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और उसकी एक ही प्रोसेस है, मतलब अलग स्टेजेस नहीं है ना, सिंगल आउटपुट, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोसेस, तो उसके लिए जो कोस्टिंग यूज़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कोस्टिंग। नेक्स्ट देखिए ऑपरेटिंग सर्विस कोस्टिंग, कि जब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं मतलब किसी सर्विस इंडस्ट्री के द्वारा, तो उसकी जो कोस्टिंग निकाली जाती है उसके लिए मेथड यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सर्विस कोस्टिंग का। जैसे सपोज़ ट्रांसपोर्टेशन है ना, ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस वगैरह हैं या होटल रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनकी जो कोस्ट निकाली जाती है उसके लिए जो मेथड यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सर्विस कोस्टिंग। और नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल, मल्टीपल और कंपोजिट, कि जब एक साथ हम कोई दो मेथड यूज़ कर लेते हैं, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल, कि कोई से दो मेथड जो ऊपर दिए हुए हैं वो यूज़ किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल। तो बेसिकली बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, टीवी, इनमें कई बार दो दो मेथड यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, जो आपकी पूरी बुक में आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेम में भी, कि व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कोस्टिंग। ये तो था ऊपर मेथड्स, लेकिन कोस्टिंग की कई टेक्निक्स होती हैं जिससे हम कोस्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कोस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है, एसरटेनमेंट ऑफ कोस्ट एंड कंट्रोलिंग ऑफ कोस्ट। तो इसकी कई टेक्निक्स हैं कंट्रोल करने के, जिसकी हम टेक्निक्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला आता है उसमें मार्जिनल कोस्टिंग। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सीमांत लागत कहते हैं हिंदी में, कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन कॉस्ट, है ना। तो वी कैन से एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होगी वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट टू ऑपरेशन, कि
आपके ऑपरेशन में या जो टोटल कॉस्ट निकाली जाती है उसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट को अगर ले लिया जाए, प्रोसेसेस और प्रोडक्ट एंड राइटिंग ऑफ ऑल फिक्स्ड कोस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको तो हम प्रॉफिट में कंसिडर करें, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट में, है ना। प्रोसेस की या प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। अब देखो, जैसे एक्सपेंडिचर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ और वी कैन से प्रोडक्शन के साथ, तो उसी की कॉस्टिंग करने को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग। और जो इनडायरेक्ट होता है उसका रिलेशन मैन्युफैक्चरिंग से नहीं होता, है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। तो देखिए डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कह रही थी, टू द ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट एंड राइटिंग ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब इनडायरेक्ट जो एक्सपेंडिचर हैं उसको तो हम प्रॉफिट में कंसिडर करें, और जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट हैं उसको हम ऑपरेटिंग में दिखाएं, ऑपरेशन में, या जिनको उनको हम टोटल करें तो वो हमारी कहलाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अगर आप ट्रेडिंग P&L अकाउंट अगर आपको ध्यान हो, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंडिचर दिखाते हैं वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, जिसमें मटेरियल आता है, वेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर आता है ना। और अगर P&L अकाउंट की बात करें तो उसमें सारे एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है कि जिसमें आप वेरिएबल चार्जेस तो आप लेंगे ही, है ना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल तो आप लेंगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड भी अगर आप लेते हैं टू द ऑपरेशन, ओनली प्रोडक्शन ओवरहेड तक अगर आप लेते हैं तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब मटेरियल, लेबर, ये तो आपने लेनी है, उसके साथ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड को भी अगर आप लेते हैं टू द ऑपरेशन, प्रोसेस या प्रोडक्ट, एंड राइटिंग ऑफ बाकी जो एक्सपेंडिचर हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के अलावा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप कहाँ लेंगे, अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब इसके नाम से पता चल रहा है यूनिफॉर्म, मतलब अगर सभी इंडस्ट्री में एक ही तरह का मेथड यूज़ किया जाए कॉस्टिंग का, कि एक ही तरह से कॉस्ट निकाली जाए, तो ऐसी कॉस्टिंग को कहा जाता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बाय अ नंबर ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, कि एक ही इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो सारी एक ही मेथड यूज़ करें, है ना, प्रॉपर बात करके कोऑपरेट करें, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जिससे कि इनका कंपैरिजन ईजी हो जाता है कि किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, किसकी कम है, किसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये एक वो मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें हम कुछ स्टार्टिंग में ही एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इतना होना चाहिए, मटेरियल के ऊपर 10 रुपये पर यूनिट से ज़्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, है ना। फिर देख लेते हैं कि हमने खर्च किया कितना, फिर कंपैरिजन होता है कि डिफरेंस आया तो क्यों आया, 10 रुपये का था आ गया 12 रुपये का, 2 रुपये कैसे बढ़ गए, उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाते हैं। तो इस कॉस्टिंग को अब कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ही बजट बना लेते हैं। जैसे हम घर पे बजट बनाते हैं ना कि हमारे पास इतनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग हम खर्चा करेंगे, इसी तरह से जो कंपनी है वो भी बजट बनाती है कि जो है वो इस पीरियड के लिए इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना है, तो हमारे पास कितना अमाउंट है जिसमें हमें काम चलाना है ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट और बजटरी कॉस्ट अलग है। स्टैंडर्ड कॉस्ट में तो हम कहते हैं इट शुड बी 10 रुपये होना चाहिए, लेकिन बजटरी कंट्रोल में हम कहते हैं भाई 8 रुपये का बजट है, उससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, है ना। तो उसके हिसाब से हम बजट बनाते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं और फिर वेरिएंस निकालते हैं। अब देखो लास्ट आता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। ये ऐसी कॉस्टिंग है जिसमें हम पिछले जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको एसरटेन करते हैं, इसमें हम कोई बजट नहीं बनाते, कोई एस्टिमेशन नहीं लेते। तो इट इज़ अ सिस्टम अंडर विच एक्चुअल कॉस्ट आर एसरटेन्ड आफ्टर दे हैव इनकर्ड। जैसे अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो कॉस्टिंग की जाती है वो कैसी होती है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कि जो हो चुका है बस उसको रिकॉर्ड करना है, उनको कंट्रोल नहीं करना। तो ये था हमारा कि व्हाट इज़ द टेक्निक्स, और इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट।